ओके देखो अभी हमें यहाँ पे पढ़ेंगे कि अ न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हुआ आफ्टर 1858। कंजर्वेटिज्म होता क्या है? व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? एनी आइडिया व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? हाँ, देखो पहले क्या था? मोनार्कियल रूल था, है कि नहीं? मोनार्कियल रूल था। फिर डेमोक्रेटिकल सेटअप में हमने नेशनल असेंबली को सेटअप किया। फिर उसके बाद कौन आया? नेपोलियन आया, डिक्टेटरशिप हुआ। ठीक है, फिर से जब तो लोग क्या हो गए? परेशान हो गए, यार मोनार्कियल रूल तो टिका नहीं, चलो हमने नेशनल असेंबली लाया। फिर नेशनल असेंबली के बाद आपका डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ, वो भी नहीं चला। तो लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, दे वर एक्चुअली। तो इन्होंने बोला कि यार पहले का जो मोनार्कियल रूल था वही सही था। तो मोनार्की को भी समझ में आ गया था कि अभी ये टिक नहीं सकते, और मोनार्की को ये भी समझ में आ गया कि अगर टिकना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब पहले पहले का ही, ठीक है, प्रीवियस जो सिस्टम था उसको ही प्रिवेल किया विद सर्टेन चेंजेस। ठीक है, जैसे पहले के सिस्टम में लोगों का सुना नहीं जाता था, पीजेंट्स पे या जो कॉमन लोग हैं उन पे अत्याचार किया जाता था। इसको अवॉइड करके हम अपना राज्य चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. तो धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए। फटाक से हम एकदम मोनार्कियल रूल से डेमोक्रेटिक सेटअप में आ जाएंगे तो अफरा तफरी मचेगी। ठीक है, इतने जो लोग हैं जो मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे, अचानक उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे। सो यहाँ पे दे प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट रादर देन क्विक चेंज। इसको लिख लीजिए, अ पॉलिटिकल फिलोसफी, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. ठीक है, तो यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो द मोनार्कियल सिस्टम इज सपोर्टेड। मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट मिल रहा है, मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट मिल रहा है। और क्या है भाई साहब? मोनार्कियल सिस्टम इज बीइंग सपोर्टेड, हाउएवर, ठीक है, monarchical system, a political philosophy that states on the importance of tradition, established institutions and customs and prefer gradual change. लेकिन धीरे धीरे चेंजेस। ठीक है, जो चेंज होगा वो ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल चेंजेस, ना कि रैंडम चेंजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले के कस्टम्स, पहले के रूल्स उसी को फॉलो करेंगे बट विद ग्रेजुअल चेंजेस। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो नेपोलियन का डिफीट हुआ। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatism believed in the establishment of traditional institutions of state and society and they should be preserved. तो इनके हिसाब से जितने भी आपके स्टेट और सोसाइटी के ट्रेडिशनल पुरातन इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रिजर्व करना। ठीक है, तो मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी, सोशल हायरार्कीज एंड फैमिली, दिस शुड बी प्रिजर्व। ठीक है, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, दिस शुड बी प्रिजर्व। However, few accepted some of the changes introduced by Napoleon. ठीक है, तो नेपोलियन ने बहुत जो चेंजेस लाए थे इनको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। किसमें? मोनार्कियल रूल में भी। मोनार्कियल मतलब आपके कंजर्वेटिज्म में जो नेपोलियन के चेंजेस थे उनको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, जैसे एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। नेपोलियन ने फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडलिज्म मतलब क्या होता था? व्हाट वाज फ्यूडलिज्म? हाँ, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ये आपका कोई टेरिटरी है, यहाँ पे कोई राजा है, इसको पूरा टेरिटरी कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगेगा और मैनेज करने में भी बहुत दुविधा होगी। तो व्हाट ही विल डू इज ही विल अपॉइंट फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इस पूरे टेरिटरी को वो फ्यूडल लॉर्ड्स में डिवाइड कर देगा। दीज फ्यूडल लॉर्ड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर एवरीथिंग इन दिस एरिया। तो ये क्या हो जाता था, राजा को तो उसका दे देते थे जितना भी उनका बनता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। The king had nothing to do with more revenue that was getting collected. तो इस फ्यूडल सिस्टम में काफी गुंडागर्दी चलती थी। लैंड हड़प लेना, ठीक है, ज्यादा टैक्स वसूली करना,
ये सारे काफी गुंडागर्दियां चलती थी इसमें, ठीक है। मॉडर्न आर्मी, ठीक है, फ्यू एक्सेप्टेड सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। मॉडर्न आर्मी, ठीक है, मॉडर्न आर्मी का गठन होना। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न आर्मी, ठीक है। मॉडर्न आर्मी जो मॉडर्न चीजों से इक्विप्ड हो, मॉडर्न वेपनरी से इक्विप्ड हो, मॉडर्न ट्रेनिंग से इक्विप्ड हो, ताकि साम्राज्य बढ़े, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ सर्वडम, सर्वडम मतलब बेगारी, मतलब जो मजदूर काम कर रहे हैं बिना पैसे से उनको काम करवाना, इसको एबॉलिशन करना। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, किंग के जो लोग हैं, ठीक है, दे आर एफिशिएंट टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड डायनेमिक इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाना, देखो बिजनेस बढ़ेगा तो ही राजा महाराजाओं को अच्छा चलेगा, क्योंकि उतना ही टैक्स आएगा। तो एफिशिएंट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट इकोनॉमी, फालतू के टैक्सेस को अबॉलिश करना, जो नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने क्या क्या रिमूव किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। नेपोलियन बेसिकली रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। डायनेमिक इकोनॉमी, modernization could strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more efficient and strong. State power को ज्यादा efficient और strong बनाया गया। It could strengthen the autocratic monarchies of Europe. ठीक है, ये सब हुआ भाई साहब, जो उसमें कंजर्वेटिज्म को एक्सेप्ट किया गया। इन 1815, ये एकदम फालतू आदमी है, ठीक है, ड्यूक मैटर्निक बोलते हैं हम इसको। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया मतलब जर्मनी, आज का जो मॉडर्न जर्मनी है, दैट वाज प्रूशिया, एंड ऑस्ट्रिया मेट एट वेना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो इन्होंने वेना में मीट किया। वेना इज बेसिकली द नेम ऑफ अ प्लेस इन ऑस्ट्रिया, इट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट नेशंस, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया मींस जो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, ये तो अपने अपने कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सारे फेडरेशंस ने, अभी नेपोलियन हार चुका था, नेपोलियन लॉस्ट द बैटल इन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड ही वाज डिपोर्टेड, ही वाज सेंट टू एक्साइल। आफ्टर दैट दीज पीपल इन 1815 representatives of the European powers, कौन कौन से यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, met at Vienna. They met at Vienna to draw a settlement for Europe. So they met at Vienna to draw a settlement for Europe. ठीक है। The conference was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. ठीक है, ये ड्यूक मेटर्निक ने ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। The representative drew up the Treaty of Vienna in 1850 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब, the representative drew up the Treaty of Vienna of 1850 with the object of undoing most of the changes. नेपोलियन ने जब सारी साम्राज्यों को जीता था, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए थे, उनको इन्होंने कैंसिल आउट किया, ठीक है। फिर से ड्यूक मेटर्निक ने क्या कर दिया भाई साहब, ड्यूक मेटर्निक ने मोनार्कियल रूल को रीसेटअप किया, फिर से मोनार्कियल रूल वापस आया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि काफी अफला तफली मची हुई थी। अभी आप देखो, एक बार राजा महाराजाओं का रूल था, उसके बाद डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ, फिर से राजा महाराजाओं को रूल आया, डिक्टेटरशिप, तो लोग परेशान हो गए इतनी बार। तो एक बार आप देखोगे वहां पे they were expecting Napoleon to bring about radical changes, but once he conquered the territories, he didn't meet up their expectations, because of which they drew back. ठीक है, तो फिर से आपका मोनार्कियल रूल रीसेटअप हुआ, बट विथ सम चेंजेस, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। द बॉर्बन डायनेस्टी विच वाज रिमूव, इसको लिख लीजिए। द कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक इन 1815, इसको भी लिख लीजिए और इसको भी, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके लिए।
डन डन, ठीक है, ओके। द बॉर्बन डायनेस्टी विच वाज रिमूव फ्रॉम द रूल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर रिस्टोर्ड टू पावर। तो फिर से ये वापस आ गया। ये बॉर्बन डायनेस्टी कौन सा था भाई साहब? फ्रांस में जो मोनार्कियल पावर था, ठीक है, राजा महाराजाओं का जो मोनार्कियल पावर था, द बॉर्बन डायनेस्टी विच वाज रिमूव फ्रॉम द रूल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर रिस्टोर्ड टू पावर, इसको वापस लाया गया, ठीक है, मतलब विद सम चेंजेस, ठीक है, विद सम चेंजेस। फ्रांस ऑल्सो लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया था भाई साहब? बहुत सारा मिलिट्री पावर और कॉन्क्वेस्ट के चलते फ्रांस की टेरिटरीज को बढ़ाया था, ये सब चला गया, ठीक है। Under the Treaty of Vienna that was signed in 1815 under the leadership of Duke Metternich, all these territories were given away to the respective empires, ठीक है। So France also lost the territories it had annexed under Napoleon, ठीक है। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future, ठीक है। तो बहुत सारे states को set up कर दिया गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कैसा था, समझ लो ये फ्रांस है, इसके आजू बाजू कुछ एस्टेट्स को सेटअप कर दिया गया कि आगे भी ये एक्सपैंड ना कर पाए, चेक रखे, ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south। तो यहाँ पे बेल्जियम और पिडमोंट इसको ऐड किया गया, ठीक है। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स व्हिच वाज इंक्लूडेड इन बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, ठीक है। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स while Austria was given the control of northern Italy. In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony, ठीक है। ये सब भाई साहब आपस में इन लोगों ने बांट लिया। ये सारे किंगडम्स जो है नेपोलियन ने अपने फ्रांस के अंदर लाया था, ये सब बंटवारा हो गया, ठीक है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, अभी तक ये था, ठीक है। 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था। द मेन इंटेंशन, ये सब करने का मेन इंटेंशन क्या था? मतलब बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई, लेकिन नेपोलियन ने जितना भी जीता था वो सब बंटवारा हो गया और फ्रांस के आजू बाजू ऐसे एक बाउंड्री सा लगा दिया गया कि इनका एक्सपेंशन रोका जाए, ठीक है। रेस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है। कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 were autocratic, meaning the conservative regimes that were set up in 1815 were autocratic, meaning one man's rule who was absolute power। तो ये जब 1815 में सेटअप हुआ, ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब फिर से वापस क्या हो जाएगा? मोनार्कियल रूल, फिर से वापस मोनार्कियल रूल, मीनिंग वन मैन्स रूल हु हैज एब्सोल्यूट पावर। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड पनिश द परपेट्रेट्स, ये इनको पनिश करते थे भाई साहब जो राजा महाराजा थे। कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो ये एक्टिविटीज को क्वेश्चन करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस एंड म्यूजिक। तो सेंसरशिप लगा दिया गया भाई, ठीक है, ताकि कोई भी राजा के खिलाफ ना जा सके, ठीक है, नोबडी गोज अगेंस्ट द किंग। कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1815 वेर ऑटोक्रेटिक, मीनिंग वन मैन्स रूल हु हैज एब्सोल्यूट पावर। ऑटोक्रेटिक इसको लिख लीजिए भाई साहब, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, 1815। कंजर्वेटिव रीजन सेट अप इन 1815 वेर ऑटोक्रेटिक मीन्स वन मैन्स रूल। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press, ठीक है, सब लोगों ने freedom of the press को डिमांड किया, okay। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। अभी देखो खुल्लम खुल्ला हम राजा का विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खुल्लम खुल्ला उनके लिए उनके अगेंस्ट में कोई मोर्चा नहीं रख सकते, खुल्लम खुल्ला उनके जो पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? सीक्रेट सोसाइटीज बनेंगी, ठीक है। सो सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries
and spread the ideas. ठीक है? To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom. ठीक है? तो इस टाइम पे revolutionary मतलब क्या होता है भाई साहब? Meant a commitment to oppose monarchical forms. ठीक है? Monarchical forms and fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states and a necessary part of the struggle for freedom. ठीक है? ये सब होने लगा भाई साहब धीरे धीरे. One moment. हम यहाँ पे धीरे धीरे कोई आपके जो PYQs है ना वो भी थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक आइडिया हो कि हाउ क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड. ठीक है? देखो कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ फॉर ड्राइंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप एंड रेस्टोरिंग द मोनार्कीज. ठीक है? तो कांग्रेस ऑफ वियना जो हुआ था फॉर ड्राइंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप एंड रेस्टोरिंग द मोनार्कीज दैट वर ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर. द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रीटी क्या क्या था भाई साहब? जो ट्रीटी साइन हुआ जिसको ड्यूक मेटरनिक ने बेसिकली बनाया था. ठीक है? The Bourbon dynasty was restored to power. France was disposed of its conquered territories. Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was set up in the south. For ठीक है? कौन से किंगडम थे भाई साहब? किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को कहां पे सेटअप किया गया? Which included Belgium was set up in the north. तो फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ बेल्जियम was set up. ठीक है? किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स which included Belgium. तो नीदरलैंड्स और बेल्जियम नॉर्थ में इसके एक्सपेंशन को चेक कर रहे थे. ठीक है? and Genoa was set up in the south. और जिनोवा भाई साहब साउथ में ताकि एक्सपैंड ना करे. तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स which included the kingdom of Belgium was set up in the north of France and the kingdom of Genoa was set up in the south of France to keep a check on its expansion. इन लोग कभी भी फिर से कोई नेपोलियन पैदा हो गया तो फिर से वो अटैक करेगा और फिर से वो साम्राज्य को बढ़ाएगा. ठीक है? So the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north and Genoa was set up in the south for preventing French expansion in future. Prussia was given new territories, including a portion of Saxony. Okay? Austria got control over northern Italy. Poland emerged in Russian territory. ठीक है? Napoleon's confederation of 39 states was not changed. इसको रखा गया. ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है? These should be there in your answers. The revolutionary upholders of the idea of liberalism and against the conservative regimes of the 19th century. Many secret societies were formed, whose main aims were ट्रेनिंग द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियाज थ्रू आउट यूरोप. इन सीक्रेट सोसाइटीज का मेन एम क्या था? इनको ट्रेन करना और इनके आइडियाज को स्प्रेड करना. अपोजिंग मोनार्कियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर द वियना कांग्रेस ऑफ 1815, फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल, एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स. ठीक है? तो अपन भाई साहब यहाँ पे वी विल डील विद सम. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है और ये नेपोलियनिक कोड है 1804 का. ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखो इट रिजल्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम किंग लुईस द 16th टू द नेशनल असेंबली. है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो क्या हुआ? लुईस 16 से पावर ट्रांसफर हुआ किसको? नेशनल असेंबली को. मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप का पहला स्टेप था ये. ठीक है? अ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द पीपल डेवलप. धीरे धीरे कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होने लगा. अ मिशन वाज डिक्लेयर्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय नेपोलियन to liberate other European countries from despotic rulers. ठीक है? तो एक मिशन डेवलप हुआ. ठीक है? इंप्लीमेंटेड बाय नेपोलियन. नेपोलियन ने एक मिशन किया कि भाई सारे यूरोपियन कंट्रीज को हम जितने भी मोनार्कियल रूलर्स हैं उनसे फ्री कर देंगे. असल में नेपोलियन खुद एक डिक्टेटर था और वो चाहता था कि उसका साम्राज्य पूरा फैल जाए. ठीक है? जैकोबिन क्लब्स वर सेट अप फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लिबरल थॉट्स. लिबरल थॉट्स मतलब हम क्यों ही किसी मोनार्कियल रूल के अंडर रहे, इसके लिए जैकोबियन क्लब्स. दीज वर बेसिकली सीक्रेट क्लब्स. These were secret clubs that were set up for the propagation of liberal thoughts. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. एक नया tricolor सेटअप हुआ. Regional dialects were discouraged
एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। नेपोलियनिक कोड 1804 का क्या था भाई साहब? एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ बाय अबॉलिशिंग प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने पहले ही आकर बोला कि जितने भी आपके प्रिविलेजेस आपको अभी तक मिल रहे थे बेस्ड ऑन योर बर्थ, just because you have been born in a high society and a rich family, you will enjoy the privileges. That's not the case. Earn it. Okay. Granted right to property to French citizens, improved transportation and business travel, simplified administrating, making it more efficient, freed peasants by abolishing serfdom and feudalism and manorial dues, standardization of weights and measures, और एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन 1789 एंड नेपोलियनिक कोड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1804। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट्स बनाइए इसके, जल्दी जल्दी कोई। ये नोटबुक है तुम्हारी? हाँ, ना पेन चलता है ना दिमाग ना। उधर ले ले।
डन डन डन। हो गया, चलिए बता आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ईयर्स जो थे वो क्या थे? 1789, 1789 वाज बेसिकली फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1797 इन्वेजन ऑफ इटली बाय नेपोलियन, ठीक है। 1804 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड इन डिफरेंट कंट्रीज। अभी अभी जो आपने कोड, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अबॉलिशन ऑफ सर्वडम, ये सब जो नए नए पॉलिसीज थे नेपोलियन ने सब इसको इंप्लीमेंट किया 1804 में, ठीक है। 1814 to 1815 डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड द ट्रीटी ऑफ वियना। ये क्या था भाई साहब? कंजर्वेटिज्म को स्टैब्लिश किया इसने, ठीक है। कंजर्वेटिज्म वाज रीस्टैब्लिश्ड, कंजर्वेटिज्म वाज रीस्टैब्लिश्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। The French Revolution and the idea of the nation. Which of the following revolutions is called the first expression of nationalism? French Revolution. Okay, चलिए भाई साहब। Examine the significance of Statue of Liberty in Frederic Soreau's paintings, The Dream of Worldwide Democratic and Republics. तो इसमें क्या क्या था? There was क्या क्या features थे? Statue of Liberty. On one hand, it was the torch of enlightenment, and the other hand, she had Charter of Man's Rights. What else? The shackles of the entire monarchical rule were down on earth. Let's say आपके जो किंग के जो क्राउन एक्सेट्रा, और भाई साहब जितने भी आपके कंट्रीज थे वो मार्च कर रहे थे विद देयर रिस्पेक्टिव फ्लैग्स इन हैंड, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज पर्सनिफाइड एज वुमेन bearing the torch of enlightenment in one hand and the charter of the rights of man on the other, ठीक है। that is called the statue of liberty. okay, which nation was, यही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे अमेरिका ने बाद में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया हुआ है न्यूयॉर्क में। which nation was identifiable in the revolutionary tricolor in Soreau's utopian vision? so this was France, ठीक है, this was France. okay, 2015 का क्वेश्चन है, what was the main aim of the French revolutionaries? क्या क्या था भाई साहब? The main aim of the French revolutionaries was to create a sense of collective identity, ठीक है, among the French people. ये लोग जो पहले से बिखरे हुए थे, ठीक है, ये लोग जिनकी कोई कंट्री रिलेटेड या नेशन स्टेट रिलेटेड आइडेंटिटी नहीं थी, उसको स्टैब्लिश करना ही इनका मेन पर्पस था। How had Napoleonic Code exported to the regions under French control? Explain with examples. As per the Napoleonic Code, all the privileges obtained at birth were dismissed. जो भी birth privileges हैं आपके राजा महाराजाओं के, ठीक है, they were dismissed. It established equality before law, granted right to property to the French citizens, and simplified administration, making it more efficient. ठीक है, abolished multiple taxes. Multiple taxes को ये जैसे guild restrictions आप लिख सकते हैं यहाँ पे, guild restrictions were removed, ठीक है, granted right to property to French citizens, ठीक है, and simplified administration, making it more efficient. एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, इसको हम ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने सिंप्लीफाई किया,
improved transportation and business travel, and freed peasants by abolishing serfdom, feudalism, weights and measures were standardized. ठीक है, ये आपके नेपोलियनिक कोड के मेन फीचर्स हैं. ठीक है. What was the status of France as a state before 1789? Which two political and constitutional changes came in the wake of French Revolution? France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. Absolute monarch मतलब पूरा पूरा pure monarchical rule था. It was a pure monarchical rule. French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens. तो monarchy से कहाँ पे चला गया? To the body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. So the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity. ये था भाई साहब आपके collective identity amongst the French people. ठीक है. What were Jacobean clubs? How did their activities and campaigns help to spread the idea of nationalism abroad? Explain. 2014 का question है देखो. As the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs. ये ज्यादा करके students लोग थे इसमें, ठीक है, and other members, ठीक है. This spread the ideals of liberalism in various parts of Europe. Liberalism मतलब क्या होता है हमने पढ़ा था देखो. Liber means freedom, ठीक है, freedom from monarchical rule in different parts of Europe. Thus the ideals of freedom for the individual and equality of all before the law, government by consent etc. spread होने लगे. ठीक है. With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट. बैग से निकालो वैसा मोबाइल में निकालो निकालो. इधर लिखिए फटाक से. Equality before law, government by consent, etc. spread with the outbreak of the Revolutionary Wars. The French armies began to carry the idea of nationalism abroad. ये बाहर भी फैलने लगा. Okay. The first clear expression. अच्छा नोट करे थे क्या? Okay, कर लीजिए.
Done. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. Examine the statement. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France was a full-fledged territorial state. Territorial state मतलब monarchical rule में था. In 1789, under the rule of an absolute monarch. कौन था ये absolute monarch? भाई देखो देखो देखो. Louis 16. ठीक है? Louis 16. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. और इस बॉडी को अपन क्या बोलते थे? नेशनल असेंबली. ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, जिससे ट्रांसफर ऑफ पावर हैपेंड फ्रॉम monarchical to the body of French citizens, which is also known as the National Assembly. ठीक है? From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity. French revolutionaries का main aim क्या था? ठीक है? French revolutionaries का main aim था आपका collective identity को, because this was the main feature of building nation states. ठीक है? ये सब आपको लिखना पड़ेगा. देखो, ला पात्री, the fatherland, and les citoyens, the citizens, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, एक नया French flag, the tricolor was chosen to replace the formal royal standard. ठीक है? रॉयल स्टैंडर्ड को अबॉलिश करके एक नया फ्रांस का ट्राई कलर का फ्लैग उभरा. ठीक है? The States General was elected by the body of the active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. ठीक है? The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from their despotism. ठीक है? ये आपका रेवोल्यूशनरीज का पूरा पार्ट है. तो ये सारे देखो, एक एक चीजें जो है ना आपको याद करके लिखनी पड़ेंगी. तो पहला क्या था भाई साहब, आपको इसको ऐसे याद रखो. पहला क्या था? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन. 1789 तक फ्रांस क्या था भाई साहब? टेरिटोरियल रूल में था. किसके अंडर में? लुईस द 16 के बाद. ठीक है? फिर उसके बाद फ्रांस में एक रेवोल्यूशनरी चालू हुआ, जिसने क्या किया? आपके मोनार्कियल रूल से किसको दे दिया? बॉडी ऑफ सिटीजन्स को दे दिया. ये बॉडी ऑफ सिटीजन्स ने आगे चल के क्या स्थापना की? नेशनल असेंबली की स्थापना की. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन मोटिव क्या था? कलेक्टिव आइडेंटिटी का. ठीक है? उसके बाद क्या है भाई साहब? लापात्री एंड ली सिटोयन, ये उन्होंने. और फिर क्या था? फ्रांस का ट्राई कलर आया. ठीक है? विच रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग. ठीक है? A new French flag, the tricolor, was replaced the former royal standard. The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns, नए hymns compose होने लगे. New hymns were composed and what? ठीक है? Oaths taken, new oaths were undertaken. ठीक है? In the name of the nation. ठीक है? The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. तो ये सब रेवोल्यूशनरीज का, ये सब आपको आपके आंसर में मेंशन होने चाहिए. 1789 तक टेरिटोरियल रूल था. इस 1789 तक फ्रांस वाज अंडर द मोनार्कियल रूल. Till 1789, who ruled France? Louis the 16. After that, revolutionaries overthrew him, and the transfer of power happened from monarchical to the body of citizens. Later, this body of citizens became the National Assembly. New hymns were composed and martyrs, जो वीर गति को प्राप्त होते थे, उनकी सराहना की जाती थी. Martyrs were commemorated. ठीक है? Martyrs were commemorated. मतलब फ्रांस के स्टेट फॉर्म होने में, जो नेशन फॉर्म होने में जो लोग अपना बलिदान दे रहे थे, उनकी सराहना की जाती थी. ठीक है? ओके. द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली. तो स्टेट जनरल जो था, ठीक है, स्टेट जनरल का रीनेम हुआ क्या? नेशनल असेंबली. ठीक है? फिर आपका लापात्री और फिर ली सिटोयन, फिर ट्राई कलर, ये सारी चीजें भाई साहब धीरे धीरे कलेक्टिव आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में रिसोर्सफुल साबित हुई. ठीक है? ओके. Describe any 4 measures which were introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people. 2017 का क्वेश्चन है और मिलता जुलता क्वेश्चन देखो. Analyze the measures and practices introduced by the French revolutionaries
टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्या क्या था बोलो? लापात्रे और ली सिटोयन, ठीक है, ये था। न्यू हिम्स वेर कंपोज, हिम्स वेर कंपोज, ओथ्स वेर टेकन एंड मार्टायर्स वेर कमेमोरेटेड। और क्या था बोलो? ट्राई कलर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड रॉयल स्टैंडर्ड को उसने रिप्लेस किया, ट्राई कलर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आपका स्टेट जनरल को किस में परिवर्तित कर दिया गया? नेशनल असेंबली में, ठीक है, क्लियर है? सो दीज वर द मेजर्स दैट वर टेकन। देखो, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड, एंड ली सिटोयन, द सिटीजंस एम्फसाइज द नोशन ऑफ united community enjoying equal rights under the constitution. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. The state general was elected by the body of active citizens and renamed the national assembly. इसका रीनेम किया गया नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, नए हिम्स का कंपोजिशन हो, ओथ्स वेर टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory. Internal custom duties were and dues were abolished and a uniform system of weights and measures. ये तो आपके नेपोलियन के टाइम पे आया, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, तो जो आपके बोलती चलती भाषाएं थी उनको डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच बिकेम द नेशनल, फ्रेंच बिकेम द नेशनल कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. क्या क्या इन्होंने अडॉप्ट किया? ऐसा 2016 में पूछा गया है। और दूसरा देखो, explain any 5 social and administrative reforms introduced by Napoleon in the regions under his control. ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे चल के भी सारे कंट्रीज ने इनको अडॉप्ट किया, अच्छे मेजर्स थे ये। पहला उन्होंने क्या किया? सर्वडम को एबॉलिश किया, ठीक है। फिर फ्यूडलिज्म को एबॉलिश किया, फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम वेर एबॉलिश्ड। बर्थ प्रिविलेजेस जो थे, बर्थ प्रिविलेजेस, इनको एबॉलिश किया। आप बड़े फैमिली में पैदा हुए हैं, वेल्दी फैमिली में पैदा हुए, आप राजा के बेटे हैं तो राजा ही बनेंगे, इन सबको उन्होंने एबॉलिश किया। और क्या था? तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया किसका? वेट्स एंड मेजर्स का, इंट्रोड्यूस वेट्स एंड मेजर्स। फिर इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। So these were guild restrictions that were removed by Napoleon. The सप्लीमेंट नहीं है, रफ पेपर है, ओके। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया इन्होंने। ठीक है, ये कुछ मेजर्स हैं जो नेपोलियन ने किए, ओके। सो नेपोलियन had destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the civil code of 1804, ठीक है, in order to make the whole system. Civil code of 1804 known as Napoleonic code did away with all the privileges based on birth. तो जितने भी privileges अभी तक कौन लोग enjoy कर रहे थे? जो लोग भाई साहब आपके the people who actually belonged to clergymen and noblemen, so that were abolished, ठीक है। Administration became more efficient. Napoleon introduced revolutionary principles in an administration, making it more efficient and rational. Secured the right to property, simplified administrative divisions, abolished feudal system, ठीक है। Freed peasants from serfdom and dues, तो free कर दिया peasants को। In the towns too, guild restrictions were removed, तो guild restrictions को इन्होंने remove किया। Transport and communication was improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed newfound freedom. Uniform laws, standardized weights and measures facilitated the movement of goods and capital from one region to another. ठीक है, ये सारे तमाम जो चेंजेस थे वो नेपोलियन ने इनकॉर्पोरेट किए, ठीक है।
So conservative regimes were set up in 1815, and this was set up after the Treaty of Vienna, after Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo. In 1815, the conservative system was set up. Okay, and under this system, what was recognized? इसके अंडर में क्या क्या recognize हुआ भाई साहब? What was recognized? Conservative system was set up in 1850, meaning one man rule. फिर से आपका नया अभी नया monarchical Bourbon dynasty was re-established, but with a difference. हमने जो citizens की मांगे हैं उनको थोड़ा सा incorporate किया, थोड़ा changes लाने की कोशिश की. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. Okay, so this basically continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. Okay, freedom of the press. During the years following, in 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. तो अभी देखो फिर से क्या आ गया, कंजर्वेटिज्म आ गया. कंजर्वेटिज्म आ गया मतलब क्या आ गया भाई साहब, फिर से मोनार्कियल रूल स्टैब्लिश हो गया. मोनार्कियल रूल बिकॉज पीपल नाउ प्रिफर्ड ग्रेजुअल चेंजेस rather than random changes. ठीक है, to be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of the struggle for freedom. ठीक है, ये सब आपके भाई साहब मेन चीजें हो गई. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मार्जिनी. तो अभी तक हमने क्या देखा, वी हैड सीन व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, व्हाट हैपेंड विद नेपोलियनिक कोड, व्हाट हैपेंड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, और धीरे धीरे चीजें चेंज हुई. अभी हम देखेंगे इटली में क्या क्या चीजें हुई. ठीक है, सो जिस तरह से फ्रांस में नेपोलियन ने चेंजेस लाए एज अ डिक्टेटर, this was Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. इसको लिख लीजिए भाई साहब. तो बहुत सारे लोग जैकोबियन क्लब के मेंबर बोलते हैं इनको, बट दिस सीक्रेट सोसाइटी वाज कार्बोनारी. पहले के जमाने में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनको जेल में नहीं भेजा जाता था, उनको एग्जाइल में भेजा जाता था. तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्जाइल? एग्जाइल मीन्स एक मरूंड आइलैंड में उनको भेज दिया जाएगा जहां पे कोई नहीं रहता है, वो अभी जिए या मरे उनके ऊपर है. ठीक है, तो एट द एज ऑफ 24, ठीक है, व्हेन ही वाज जस्ट 24 years old, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liberia. ठीक है, he founded two more underground societies. इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज का निर्माण किया, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने. ठीक है, he founded these two, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. The members of the groups were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. ठीक है, तो यहां से सब लोग आए थे. Members of the groups were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. ठीक है. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. तो इनके हिसाब से गॉड ने ही नेशन स्टेट्स का निर्माण किया है. ठीक है, following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini's continuous opposition to monarchy and his vision of the democratic republics frightened the conservatives. अभी conservatives को इनसे डर लगने लगा क्योंकि इनका आइडिया जो वो फैलने लगा. ठीक है, कि क्यों ही हम किसी अरे गहरे नत्थु कहरे को राजा बनाकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें. ठीक है, वो चाहे लायक हो या ना हो, क्योंकि वो राजा के फैमिली में बोर्न हुआ है इसलिए हमको उसे राजा मानना पड़ेगा. कल को वो कोई भी उल्टा सीधा नियम कानून लागू करेगा तो हमें उसे मानना पड़ेगा, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ही सेड नो, लेट्स अबॉलिश दिस. ठीक है, Mazzini's continuous opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Who among the following hosted the Congress at Vienna in 1815? King of Netherlands, Giuseppe Mazzini, Duke Metternich or Otto von Bismarck? So it was ड्यूक मेटर्निक. एकदम पागल इंसान था. ठीक है, इन्होंने भाई साहब फिर से कंजर्वेटिव्स को स्टैब्लिश कर दिया. इन्होंने बोला कि भाई साहब किंग्स का रूल ही बेस्ट है. और इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, फ्रांस को जितने भी टेरिटोरियल पावर्स फ्रांस ने गेन किए थे सब लॉस्ट हो गए. ठीक है, नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया गया और फ्रांस के नॉर्थ और साउथ में कंट्रोल सिस्टम्स लगा दिए गए. ठीक है, कुछ कंट्रीज जैसे बेल्जियम और नीदरलैंड्स फ्रांस को नॉर्थ से कंट्रोल कर रहे थे और जेनोवा वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग फ्रांस फ्रॉम द साउथ टू चेक ऑन इट्स एक्सपेंशन. क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि एक नेपोलियन अगर पैदा हो सकता है, आगे भी और नेपोलियन फ्रांस में पैदा होकर फिर से हमारे यहाँ से बाई मचा सकते हैं.
तो लेट्स कंट्रोल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नॉर्थ और साउथ में कुछ कंट्रोल रख दिए गए। हाँ, नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स बनाए थे उनको वैसे ही रखा गया, उनको अनटच रखा गया। बॉर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टैब्लिश्ड एंड ऑल द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट दैट नेपोलियन हैड डन, दे वर ऑल गिवन टू द डिफरेंट पावर्स, ठीक है। ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वीन्ड, ठीक है। सो दिस वाज Who among the following will form the secret society called Young Italy? ये किसने बनाया था? Giuseppe Mazzini, ठीक है। He formed the Giuseppe. The Treaty of Vienna signed in 1815 brought the conservative regimes back to power. क्या ये सही है? Destroyed the conservative? No. Introduced democracy? No. Set up a new parliament in Austria? No. So this brought the conservative regimes. Conservative regimes मतलब old monarchical systems. Old monarchical systems. देखो जैसे अगर हम बोले ना कि आप एक कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हो, उसका मतलब क्या है? मतलब जो पुराने तौर तरीके हैं, पुराने कस्टम्स हैं, उनको बिलीव करते हो। तो मतलब पुराने जितने भी कस्टम्स हैं उनको बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। तो यहाँ पे वैसे ही सोचना चाहिए कि कंजर्वेटिव मतलब जो पुराना तरीका था मोनार्कियल सिस्टम का, वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। द ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम वाज फॉलोड हियर, brought the conservative regimes back to power. Which one of the following statements is not true about Giuseppe Mazzini? He wanted the United Italian Republic. He founded an underground society called Young Italy. He wanted Italy to be a monarchy. He was exiled for attempting a revolutionary. So he never wanted monarchy. उनका यही था कि पूरा का पूरा भाई साहब डेमोक्रेटिक सेटअप हो जाए, ठीक है। Okay. Who said when France sneezes, the rest of Europe catches cold? So it was Metternich, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका था कि भाई साहब अगर फ्रांस उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल नेशन था, ड्यूक मेटर्निक इन्होंने एक सही बात बोली थी कि अगर इसको छींक भी आए तो बाकी सबको सर्दी लग जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी नेशंस हैं यूरोप में सबको सर्दी लग जाएगी। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. That was told by Duke Metternich. ठीक है, ओके ओके ओके। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. ठीक है। So as conservative regimes tried to consolidate their power, धीरे धीरे conservative regimes क्या कर रहे थे? अपने power को consolidate करने की कोशिश कर रहे थे। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. तो अभी ये जितने भी कंजर्वेटिव रेजिम्स थे, ये सब रूलर्स थे और ये सब देखो टाइड अप थे, इनके फैमिली बॉन्डिंग्स थे। तो ये धीरे धीरे अपने मोनार्कियल रूल को रीस्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, ठीक है। दे वर फॉर्मिंग सीक्रेट क्लब्स एंड कैरिंग आउट द रेवोल्यूशन, ठीक है। Regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. ठीक है, अभी भाई साहब मिडिल क्लास शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसने देखा कि जितने भी आपके पहले से चले आ रहे रीति रिवाज हैं वो सब बकवास है, ठीक है। Among whom were, तो ये मिडिल क्लास एलिट कौन था भाई साहब? प्रोफेसर्स थे इसमें, ठीक है, स्कूल कोचेस थे, क्लर्क्स थे एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस, ये सब लोग थे भाई साहब, ठीक है। The first upheaval took place in France in July 1830. पहला फर्स्ट upheaval कब हुआ? Took place in France in July 1830. The Bourbon king Charles X, who came to power after 1815, were now overthrown by liberal revolutionists. तो कब से कब तक चला भाई साहब? 1815 को ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, जब नेपोलियन को भाई साहब भेज दिया गया एग्जाइल में, फ्रांस की टेरिटरीज को कट ऑफ कर दिया गया, ठीक है, और रीस्टैब्लिश हुआ बॉर्बन डायनेस्टी। लेकिन ज्यादा दिन चल नहीं पाया, अगले 15 सालों में फिर से ओवरथ्रो हो गया, ठीक है, फिर से आपका मोनार्कियल रूल ओवरथ्रो हो गया, कंजर्वेटिज्म स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, लेकिन फिर से ओवरथ्रो हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1789 में क्या ट्रांजिशन हुआ था भाई साहब? 1789 में मोनार्कियल से क्या नेशनल असेंबली बना, जो एक्चुअली स्टेट जनरल था, और वही भाई साहब नेशनल असेंबली बना, ठीक है। उसके बाद
1805 में नेपोलियन आ गए, ठीक है, तो इसमें से अब डिक्टेटरशिप हो गया। तो यहाँ पे आपके नेशनल असेंबली से किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डिक्टेटरशिप में, ठीक है। फिर 1815 में फिर से भाई साहब कंजर्वेटिज्म आया, और फिर से 1830 में फिर से ये ओवरथ्रो हो गया, ठीक है। तो काफी सारे धनाधन चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। मतलब लगभग 20-30 सालों में बहुत बार फ्रांस का पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता रहा, कभी डिक्टेटरशिप, कभी भाई साहब नेशनल असेंबली, कभी डेमोक्रेसी, कभी फिर से डिक्टेटरशिप, कभी फिर से कंजर्वेटिज्म, फिर से लिबरल रूल। द बॉर्बन किंग चार्ल्स 10 who came to power after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who established constitutional monarchy with Louis Philippe as his head. लुइस फिलिप भी बेसिकली किंग ही थे, उनको उन्होंने हेड बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्टैब्लिशमेंट किया। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा रहेंगे लेकिन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, लेकिन राजा रहेंगे, समझ में आ रहा है ये। तो देयर विल बी अ किंग स्टिल, पूरा पूरा मोनार्की को डिस्टैब्लिश या डीथ्रोन नहीं किया है, देयर विल बी मोनार्की बट ऑपरेटिंग एज पर अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ठीक है। द जुलाई रेवोल्यूशन initiated an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तो यूनाइटेड, देखो आपका ये फ्रांस के नॉर्थ में क्या था, देखो नीदरलैंड्स और बेल्जियम एक साथ एक नेशन था जो इसको एक्सपेंशन से प्रिवेंट कर रहा था, इन दोनों में वैसा टकरार हो गई, तो नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम सेपरेटेड, ठीक है। नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम बेसिकली गॉट सेपरेटेड, ओके। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में हो रहे रेडिकल चेंजेस कोई नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे यूरोपियन कम्युनिटी में जो अफला तफली मची हुई थी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century. The growth of nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks in 1821, ठीक है। अभी ग्रीस में भी चालू हो गया द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म का जो ये बुखार था वो सब जगह फैलने लगा, ठीक है। स्पार्क ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स इन 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from the many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture, ठीक है, जिनको भाई साहब सिंपैथी था। Poets and artists praised Greece as the base of European civilization and mobilized public opinion in support its struggle against a Muslim empire, ठीक है। तो जितने भी पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, दे प्रेज्ड ग्रीस, उन्होंने ग्रीस की प्रशंसा की एज द बेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. तो इंग्लिश पोएट जो थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी उस टाइम पे। The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. इसको लिख लीजिए, ग्रीस की स्थापना हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल से। The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Which treaty recognized Greece as an independent nation? Treaty of Constantinople. Okay. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. A cultural movement which sought to develop. तो आपका रोमांटिसिज्म यहाँ पे क्या है भाई साहब? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिक होना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रोमांटिसिज्म हियर मींस दैट अपने इमोशंस को पोएट्स, आर्टिस्ट, जो लोग डांसर्स थे या जो लोग सिंगर्स थे, दे वर ऑल सिंक्रोनाइजिंग इन ऑर्डर टू मेक अ नेशन स्टेट, कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए, ठीक है। अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट, देशभक्ति पे गीत लिखे जाने लगे,
पेंटिंग्स की जाने लगी, ठीक है। सो ये सारे भाई साहब होने लगे। दिस मूवमेंट रिजेक्टेड ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड रीजन को नकारा जाने लगा, ठीक है। हम आप देखोगे जैसे आज की सोसाइटी में आप साइंस और रीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इतना अभी आपसे अगर मैं पूछूं 10th के बाद आप क्या लोगे, मतलब अगर 100 बच्चों से पूछा जाए 10th के बाद अगर क्या लोगे, तो शायद 2 या 3 जन बोलेंगे आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ पीरियड इन विच पीपल स्टडी आर्ट्स। ज्यादा करके लोग साइंस और इस स्ट्रीम में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा जा रहे हैं। तो साइंस एंड रीजन उस टाइम पे इट स्टार्टेड टेकिंग अ बैक सीट। पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग आर्ट, क्योंकि आर्ट लोगों को जोड़ता है। समझ में आ रहा है ये? जैसे आप अगर एक मूवी रिलीज करते हैं, ठीक है, उस मूवी को देखने के लिए 50 लोग जा रहे हैं, तो लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहली बात तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, कौन आएगा, ठीक है। साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं, आप कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, तो सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी उसको समझ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो 50-100 लोग उस मूवी को जाकर देखेंगे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को एनकरेज करने के लिए लोगों ने आर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। कोई गीत लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगा, कोई स्लोगन लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगा, कोई ओथ लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगा, कोई कविता लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगी, या कोई पेंटिंग लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगा। सो they started basically revolutionizing art. They started considering art as an important factor in spreading nationalistic sentiments. और जैसे जैसे आर्ट को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, ऑब्वियसली साइंस एंड रीजन टुक अ बैक सीट। तो साइंस और रीजन की उतनी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखो अलग अलग रेजिम्स है, जैसे समझो प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे आप देखोगे एजुकेशन उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा टाइम गया लड़ाई और ये सब साम्राज्य के विस्तार में। तो ज्यादा करके तो उनका टाइम भाई साहब चला गया इतने सारे लोगों से लड़ाइयां लड़ने में और साम्राज्य का विस्तार करने में। तो नॉट मच ऑफ टाइम कुड हैव बीन स्पेंट इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। एजुकेशन टुक अ बैक सीट। तो ये होता ही है, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में क्या जरूरी है, उस टाइम के हिसाब से सोसाइटी चलती है। उस टाइम पे जरूरी था कि लोग जुड़े एक साथ, और लोगों को जोड़ने के लिए आर्ट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर मीडियम देन साइंस और रीजन, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच आर्ट डेवलप एंड साइंस एंड रीजन टुक अ बैक सीट, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। इसलिए हम रोमांटिसिज्म इसको बोलते हैं। रोमांटिसिज्म डजंट मीन दैट, ठीक है, पीपल आर रोमांटिक। रोमांटिसिज्म हियर मीन्स दैट साइंस एंड रीजन हैव टेकन अ बैक सीट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, ठीक है। दे फोकस्ड ऑन हार्ट, emotions and mystical feelings. They created a sense of shared collective heritage and a common cultural past. तो ये सारी चीजें होने लगी। They created a sense of shared collective heritage and a common cultural past. Okay. Folk art. German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Folk. Das Folk basically एक जर्मन टर्म है, ठीक है। इसमें आपका क्या बोला जा रहा है? ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। कॉमन लोगों के बीच में ही जर्मन कल्चर डिस्कवर होगा। ही क्लेम दैट फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स मतलब समझ में आता है जिसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोक सॉन्ग्स पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गाते रहते हैं और ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस आर एसेंशियल टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। उन्होंने बोला ये सारी चीजें जो हैं ये फोक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं एंड दे आर एसेंशियल फॉर द नेशन डेवलपिंग प्रोसेस, ठीक है। Factors of romanticism है, the Grimm brothers collected the German folk tales and published as Grimm's fairy tales. They believed that the folk tales they had collected were expressions of a pure and authentic German spirit. ठीक है, तो folk tales were basically pure and authentic German spirit. ठीक है, the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist messages to large audiences who were mostly illiterate. देखो शिवाजी महाराज के जो पवाड़ा गीत होता है, ठीक है, उसको कोई भी गा सकता है, उसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखो आपको कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़े होंगे लेकिन उनको हनुमान चालीसा मालूम है ना। वो एक फोक लोर है, वो कैरी होता वो आ रहा है, एक दूसरे से सुनकर वो याद हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि इनलिटरेट कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, इसीलिए जो फोक सिस्टम है वो ज्यादा फैला, ठीक है। सो द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर
was not just to recover an ancient and national spirit, but also to carry the modern nationalist messages to large audiences who were mostly illiterate. ठीक है, जो फोक कल्चर है वो ज्यादा करके इलिटरेट पब्लिक को कनेक्ट कर रहा था. ठीक है, आफ्टर रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर. ठीक है, तो आफ्टर रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर. एवरीवेयर रशियन लैंग्वेज इम्पोज हो गया. Many members of the clergy in Poland began to use Polish for church gatherings and all religious instruction, which acted as a weapon of national resistance. A large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia. ये priest और bishop जो पूरे society को control कर रहे थे, इनको ही भाई साहब जेल में भेज दिया गया, ये exile में भेज दिया गया. साइबेरिया बेसिकली वेरी वेरी कोल्ड, मतलब दुनिया का सबसे कोल्ड राज्य माना जाता है. ठीक है, इन रशिया. ठीक है, where temperatures are anywhere between -35 to -37 degrees centigrade all the year round, mostly by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. ठीक है, Karol Kaprunsky celebrated the national struggle through his operas and music. Operas और music उस टाइम के नाटक होते थे और इसमें म्यूजिक भी होता था. ठीक है, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. तो ये फोक डांसेस होते थे, पोलोनाइज एंड माजुका इनटू नेशनल सिंबल्स. ये सब आर्ट फॉर्म्स थे, ये सब रोमांटिसिज्म के पार्ट्स थे. ठीक है, अगर आपको रोमांटिसिज्म पे उस टाइम पे जो हुआ था उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है तो ही वाज द वन हु एक्चुअली क्रिएटेड. कैरोल काप्रोन्स्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक. द 1830s वेर इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. अभी ये सब तो हमने पढ़ा कि भाई कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड होने लगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा हार्डशिप भी चल रहा था यूरोप में. ठीक है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw a huge increase in population all over Europe. तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा. इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब क्या? आर्थिक तंगी. ठीक है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw a huge increase in population all over Europe. In most countries there were more seekers of jobs than employment. ठीक है, तो आपके ज्यादा जॉब सीकर्स हो गए, ना कि एम्प्लॉयमेंट. जितना जॉब्स अवेलेबल था मार्केट से उतने ज्यादा लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, उससे ज्यादा लोग. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. ठीक है, ये ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब होने लगी. In 1830s, years of great economy, in those regions of Europe where aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. तो ये सब बढ़ने लगा भाई साहब, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस बढ़ रहे थे, जो आपके टैक्सेस थे वो बढ़ रहे थे. The rise of food prices and a year of bad harvest led to extensive poverty in town and country. तो सब जगह गरीबी फैलने लगी. बैड हार्वेस्ट हुआ मतलब फसल उतनी अच्छी नहीं हुई. ठीक है, जिसके वजह से और ज्यादा आर्थिक तंगी बढ़ गई. इन 1848 फूड शॉर्टेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स. सब रास्ते पे आ गए भाई साहब. ठीक है, बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुई फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली और एब्डिकेट. बैरिकेड्स मतलब समझते हैं, ये पुलिस वाले कभी कभी देखो ऐसे बैरिकेड लगाते हैं ना, चेक करने के लिए आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, हेलमेट पहना है कि नहीं, ये सब चीजों पे. ठीक है, तो दीज आर बैरिकेड्स. तो किंग के पैलेस के आजू बाजू भी ऐसे बैरिकेड्स लगे होते थे. ठीक है, लेकिन आर्थिक दुविधा इतनी बढ़ गई लोगों की और आर्थिक समस्याओं से इस कदर वो जूझ रहे थे जिसका किंग से कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, उन्होंने सारे बैरिकेड्स तोड़ डाले. ठीक है, तो बैरिकेड्स वे इरेक्टेड एंड लुई फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली. हु वाज लुई फिलिपी? बोलिए बोलिए बोलिए. नहीं नहीं, अभी तो देखो, अभी तो आपने देखा कंजर्वेटिव मोनार्की, मोनार्की फिर से स्टैब्लिश हुई ना, तो मोनार्की वाज बैक बोर्बन डायनेस्टी के. ठीक है, सो ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली और एब्डिकेट, छोड़कर भागना पड़ा डर के मारे. इस कदर भीड़ उमड़ आई पूरे पैलेस पे कि उनको डर के मारे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा. ठीक है, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू मेन अबव 21 years एंड गारंटीड द राइट टू वोट. ठीक है, तो नेशनल असेंबली फिर से वापस आ गई. ठीक है, फ्रांस को फिर से रिपब्लिक घोषित किया गया. ग्रांटेड वोटिंग राइट्स. अभी एक डिफरेंस क्या आया, नेपोलियन के टाइम पे वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था. ठीक है, सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स.
So this was again granted to men above 21 years and guaranteed the right to work. और लोगों को right to work मिला. ठीक है? Are we clear on this one, people? Okay, आज यही तक रखते हैं भाई साहब. ओए टाइम पास क्या हो रहा है?